हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा, बर्निंग टॉपिक को लेकर उपस्थित हूं, जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता रहा है और लगभग हर एग्ज़ाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आइदर इन पीटी और इन मेन सवाल पूछे ही जाते रहे हैं। और यह मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको शॉर्ट में यूसीसी कहते हैं और हिंदी में इसको समान नागरिक संहिता कहते हैं। और यह भारत में आज़ादी से पहले से लेकर आज तक चर्चा का विषय बनता रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इसे समय समय पर मुद्दा भी बनाया जाता रहा है और हाल के समय में यह एक बार पुनः चर्चित है, क्योंकि समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग लॉ कमीशन द्वारा, जिसका गठन 2016 में किया गया था, समान नागरिक संहिता पर रिपोर्ट देने के लिए, और समान नागरिक संहिता पर लगभग सभी मसौदे तैयार कर दिए गए हैं। और हाल के दिनों में राजनीति में, भारत की राजनीति में यह काफ़ी चर्चित विषय है। और हम सभी को मालूम है कि वर्तमान में केंद्र में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार जब आई थी तो इसके इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इसके चुनाव घोषणा पत्र में 3 मुख्य घोषणाएं थीं या 3 मुख्य मुद्दा थी, जिनमें एक था कश्मीर के विशेषाधिकार को ख़त्म किया जाना और यह घोषणा पत्र लागू हो चुका। दूसरा था राम मंदिर का निर्माण करवाना और इसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई। और तीसरा है समान नागरिक संहिता को लागू करना और इसी संदर्भ में विधि आयोग का गठन किया गया ताकि समान नागरिक संहिता को लागू करने से संबंधित कानूनी मसौदा तैयार किया जाए जो संविधान के भावना के अनुकूल हो। और हाल ही में विधि आयोग द्वारा इसके मसौदे को तैयार कर लिया गया है। हालांकि मसौदा अभी ओपन नहीं हुआ है, इसका रिपोर्ट अभी नहीं आया है, लेकिन केंद्र सरकार में एनडीए सरकार के विभिन्न मंत्री के बीच या मंत्रिपरिषद द्वारा इस मुद्दा पर बैठक किया गया है और ये काफ़ी चर्चित है हाल के दिनों में। तो स्वाभाविक सी बात है कि रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें आइदर पीटी और मेन में यूसीसी छाया ही रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यूसीसी क्या है। तो देखिए कि जैसा कि यूसीसी समान नागरिक संहिता एक्चुअली क्या है कि हमारा देश जो भारत है, यह पंथ निरपेक्ष भारत तो ज़रूर है, परंतु हमारे संविधान में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक। और अनुच्छेद 25 कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुकूल किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुसार आचरण करने और उसके प्रचार प्रसार का अधिकार होगा। तो धर्म के किसी भी धर्म को अपनाने और उसके अनुसार आचरण या व्यवहार करने या नियमों को अपनाने की जो छूट दी गई है, इसी कारण हमारे भारत में अलग अलग धार्मिक संप्रदायों या अलग अलग धार्मिक गुटों के अपने अलग अलग या व्यक्तिगत कानून हैं जो देश में समय समय पर विवाद की स्थिति को उत्पन्न करते रहते हैं। जैसे इस्लाम विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम। तो सामान्य कानून सबके लिए बराबर हैं, लेकिन संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर अलग अलग समुदायों का अलग अलग जो कानून है, यह समय समय पर विवाद का विषय बनता है। जैसे इस्लाम विवाह अधिनियम कहता है कि एक इस्लाम एक समय में 4 विवाह कर सकता है, 4 पत्नी को रख सकता है। और इसी देश में हिंदू विवाह अधिनियम कहता है कि एक हिंदू
दूसरा विवाह तभी कर सकता है जब पहली पत्नी या तो तलाक दे दे कानूनी रूप से, नहीं तो लिखित अनुमति दे दे, तभी कोई हिंदू दूसरा विवाह कर सकता है। तो अलग अलग संप्रदाय के लिए जो अलग अलग कानून है देश में, यह विवाद की स्थिति उत्पन्न करता है। अब देखिए कि जैसे उत्तराधिकार अधिनियम तो या तलाक अधिनियम, तब हिंदू धर्म में तलाक के लिए अलग कानून है, बाय लॉ होगा, और इस्लाम धर्म में शरिया के कानून में था पहले, जिसको बाद में केंद्र की सरकार ने निरस्त कर दिया। और लेकिन यह व्यवस्था थी कि मौखिक रूप से तलाक दिया जा सकता है। हिंदू द्वारा अगर अपनी पत्नी को तलाक दिया गया तो उसको आजीवन गुजारा भत्ता देने का कानून है, लेकिन अगर इस्लाम द्वारा अपनी पत्नी को तलाक दिया गया तो गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। तो समझ सकते हैं कि जब एक ही देश में अलग अलग संप्रदाय के लिए, अलग अलग धार्मिक समुदाय के लिए अलग अलग कानून होगा तो यह विवाद का विषय बनेगा। और इस बात का ज्ञान संविधान निर्माताओं को भरपूर था। इसीलिए उन्होंने, क्योंकि जिस काल में संविधान बना था और जिस काल में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसकी परिस्थिति बड़ी विकट थी और संप्रदाय के नाम पर मार काट मचा हुआ था। तो उस काल में इस संवेदनशील कानून को लागू करने का प्रयास तो नहीं किया गया, लेकिन संविधान के नीति निर्देशक तत्व में यह निर्देश दे दिया गया सरकार को कि राज्य जब देश की स्थिति उपयुक्त हो तो राज्य पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता, एक समान कानून बनाए। ये जो इस्लाम के लिए अलग से विवाह अधिनियम, अलग से तलाक अधिनियम, अलग से उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू के लिए अलग ये नहीं हो और सभी के लिए एक जैसा कानून हो। इसी के लिए संविधान में यह निर्देश भी दे दिया गया। और समय समय पर संविधान में दिए गए निर्देश के अनुकूल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस बात की वकालत की कि लागू होना चाहिए। इसीलिए चर्चा का विषय बनता रहता है ये बराबर। और हाल के दिनों में विधि आयोग द्वारा जो इसके मसौदा को तैयार करके किया गया है, यह पुनः एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समान नागरिक संहिता की मूल भावना क्या है। एक्चुअली क्या है कि यह एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथों यानी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के नियम आदि में समान रूप से लागू होता है। जैसे विवाह का जो अलग अलग नियम है, तलाक का जो अलग अलग नियम है, वो नहीं होगा, सबके लिए एक जैसा होगा। एक बिंदु देखें कि यह किसी भी पंथ के सभी निजी कानून से ऊपर होता है। अब जैसे इस्लाम संप्रदाय का जो निजी कानून है, हिंदू संप्रदाय का जो निजी कानून है, उससे यह ऊपर है और सभी के लिए एक समान कानून बनाने की व्यवस्था करता है। आप वर्तमान अभी हमारे भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। केवल एक गोवा ऐसा राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन भारत में अन्य कई जगह लागू नहीं है। और वर्तमान भारत में विभिन्न समुदायों के लिए व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। जैसे इस्लाम का जो व्यक्तिगत कानून है, शरिया के नियम या इस्लाम के धार्मिक नियम से शासित हैं। हिंदू के जो नियम हैं, यह इनके धार्मिक ग्रंथ से शासित हैं और यह विवाद का कारण बनता है। इसीलिए शुरू से ही संविधान निर्माताओं ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, विधि आयोग ने, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बात की वकालत की है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का नहीं होना विवाद का विषय बनता है। इसलिए इनको ये अलग अलग संप्रदाय के लिए अलग अलग कानून को समाप्त करके संवैधानिक भावना के अनुकूल समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए, यूसीसी को लागू किया जाए। अब हम देखते हैं विभिन्न पक्षों की चर्चा करें ताकि पीटी और मेन दोनों में हमारा, जब भी हम लोग किसी टॉपिक को पढ़ें तो ये एक अपना मोटो रखते हैं कि पीटी और मेन दोनों में एक ही बार किसी चैप्टर को पढ़ें और दोनों में हमारा सवाल सॉल्व हो। तो देखते हैं कि संविधान और यूसीसी, संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहा गया है
तो देखिए कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 में पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश दिया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है कि राज्य यानी सरकार पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान का जो भाग 4 है, संविधान के भाग 4 में जितनी भी बातें कही गई हैं ये प्रावधान नहीं है, ये निर्देश हैं। और इन निर्देशों का अनुकूल सरकार को कानून बनाने के लिए कहा गया है। हालांकि ध्यान रखेंगे कि भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के उल्लेख हैं और अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। अर्थात नीति निर्देशक तत्व में सरकार को या विधायिका को जो निर्देश के अनुकूल कानून बनाने के लिए कहा गया है उसके लिए न्यायपालिका दबाव नहीं डालेगा, यानी न्यायपालिका के दबाव से कानून नहीं बनेगा। ये विधायिका का अपना दायित्व होगा, यानी न्यायपालिका इसको दबाव नहीं डाल सकता है। तो विधायिका को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, उसके विवेक पर छोड़ दिया गया है कि जब ऐसी स्थिति हो, जब देश की स्थिति अनुकूल हो तो निर्देशक तत्वों के अनुकूल कानून बनाइए। और हम समझते हैं, हम लोग जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से लेकर मेन निर्देश शुरू होता है आपको 38 से, और 38 से लेकर 51 तक जो निर्देश है उनमें लगभग हर निर्देश के अनुकूल कानून बना दिया गया है। जैसे कुछ समय पहले 2002 में 86वां संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। यह भी निर्देशक तत्व के अनुकूल कानून है। लेकिन अनुच्छेद 44 एक ऐसा आर्टिकल है जिस पर किसी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है और धार्मिक मामला भारत में काफ़ी संवेदनशील होता है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए जल्दी कोई सरकार इसको टच नहीं करती है। लेकिन संविधान जरूर कहता है कि सरकार पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करे और इसके लिए प्रयास करे, जैसा कि वर्तमान सरकार कर रही है। और तो ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 में पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। यह बहुत ही बड़ा संवैधानिक आधार है यूसीसी के लिए। जब हमारे सामने यह प्रश्न पूछेगा कि संविधान में यूसीसी के लिए क्या क्या आधार हैं, तो डायरेक्ट आधार है संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 44। इसके बाद आप सभी पढ़ते हैं कि बाई 42nd अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। हम सभी पढ़ते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। लेकिन हम सभी जानते हैं कि पंथ निरपेक्ष सबसे मुख्य शब्द है और संविधान के अनुच्छेद और 42वें संशोधन द्वारा जो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, और पंथ निरपेक्ष शब्द बताता है कि नागरिकों के बीच सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाए। क्योंकि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में क्या होता है कि धर्म का कोई महत्व नहीं होता है, और ये जो धर्म के नाम पर अलग अलग कानून है, तो निश्चित रूप से अगर पंथ निरपेक्ष हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया है तो यह इस बात की वकालत करता है कि धर्म के नाम पर अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। इसीलिए पॉइंट याद रखें कि 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, जो नागरिकों के बीच सभी प्रकार के धार्मिक भेदभाव का विरोध करता है। तो यह भी यूसीसी का एक प्रमुख संवैधानिक आधार है। इसके बाद आप देखें कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट में विधि के शासन की अवधारणा है, रूल ऑफ लॉ। और विधि के शासन की अवधारणा है जो सभी नागरिकों के लिए एक समान विधि की बात करता है। ये जो अलग अलग संप्रदाय के लिए अलग अलग कानून है, यह विधि के शासन का विरोधी है।
क्योंकि विधि के शासन में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने की बात कही जाती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा संवैधानिक आधार है। इसके बाद मूल अधिकार के अनुच्छेद 14 की बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं कि मूल अधिकार में मूल अधिकार का विस्तार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है और अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। लेकिन जब यूसीसी का आधार लें तो केवल विधि के समक्ष समानता को लें और ये कहता है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता कहता है कि सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून एक जैसी विधि होनी चाहिए। अभी अभी हमारे भारत में सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया गया उसका एक आधार अनुच्छेद 14 को लिया गया और अनुच्छेद 14 कहता है, अनुच्छेद 14 के आधार पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता होगी, सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होगा। और ये जो 3 तलाक की प्रथा है यह इस्लामी महिला के लिए हिंदू महिला से अलग कानून का निर्माण कर देता है, तो कानूनी आधार पर भेदभाव उत्पन्न होता है, अतः इसको निरस्त किया जाता है। तो विधि के समक्ष समानता ये कहता है कि सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होगा या सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे, तो निश्चित रूप से यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक मुख्य आधार संविधान का अनुच्छेद 14 है। और इसके बाद समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में, खासकर शाहबानो मामला जो 1985 में आया था राजीव गांधी के काल में, और शाहबानो मामला में तलाक देने के बाद शाहबानो को उसका पति गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं था, तो ये महिला सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो अभी तक के भारत में यूसीसी पर सबसे चर्चित जो मामला रहा है वह शाहबानो मामला, और शाहबानो मामला में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दे डाला भाई समान नागरिक संहिता पर कानून बनाया जाए। लेकिन राजीव गांधी की सरकार, चूँकि हमारे भारत में वोट की राजनीति होती है, तुष्टीकरण की राजनीति होती है, जब तक वोट की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति से हमारे राजनेता ऊपर नहीं उठेंगे तब तक इस प्रकार का निष्पक्ष कानून लागू होना बड़ा मुश्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को उलट देने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने संसद में कानून बना दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर यह निर्देश देता रहा है कि भाई समान नागरिक संहिता से संबंधित कानून को लागू किया जाए। तो जब हमारे समक्ष यह प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में या मेंस में कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का संवैधानिक आधार, तो हमको याद होना चाहिए भाग 4 का अनुच्छेद 44 प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द, मूल अधिकार में विधि के शासन, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर दिया गया निर्देश। हालांकि एक बात याद रखेंगे, विधि आयोग और अन्य कुछ विद्वानों ने अनुच्छेद 25 को अनुच्छेद 44 का विरोधी माना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर अपना अपना अलग अलग आचरण या नियम अपनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 24 कहता है कि नहीं भाई धार्मिक, 44 कहता है कि धार्मिक आधार पर जो अलग अलग नियम है उसको ख़त्म करके समान नागरिक संहिता लागू कीजिए। इसीलिए विधि आयोग ने भी माना और कुछ विद्वानों का भी कहना है कि अनुच्छेद 25 जो है यह अनुच्छेद 44 का विरोधी है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यह सवाल भी आ जाते हैं कि किस अनुच्छेद को अनुच्छेद 44 का यानी यूसीसी का विरोधी माना गया है। तो जब इस प्रकार का सवाल आ जाए तो आप उसको अनुच्छेद 25 ही लगाएं। लेकिन संविधान में यूसीसी के लिए कई महत्वपूर्ण आधार हैं। तो जब हमारे सामने ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में प्रश्न आते हैं कि यूसीसी का संवैधानिक आधार, तो ये 4-5 बिंदु हमारे काम करते हैं। इसके बाद यूसीसी जब देश में लागू होगा, जैसा कि पूरी तरह से चर्चा का विषय है और संभावना है कि इसको लागू किया जाएगा, विभिन्न दलों से सहमति ली जा रही है। हालांकि जो दल
राष्ट्र हित को ध्यान में न रख करके व्यक्तिगत हित या दलगत हित को ध्यान में रखते हैं, वो तो विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दलों द्वारा अगर निस्वार्थ भाव से सोचा जाए तो इसका समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान ने ही तो अनुच्छेद 44 में कहा कि जब देश की स्थिति अनुकूल हो तो समान नागरिक संहिता लागू कीजिए, और समान नागरिक संहिता लागू करने से देश को कई लाभ होगा, हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। ये जो धार्मिक भेदभाव की स्थिति है जिसके चलते हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा है, इससे निजात मिलेगा। तो देखते हैं कि यूसीसी समान नागरिक संहिता के क्या क्या लाभ हो सकते हैं संभावित, क्योंकि अभी ये लागू हुआ नहीं है, होंगे तो लाभ होंगे। जैसे सभी के लिए कानूनी समानता से नागरिकों के बीच एकता बढ़ेगी। आज देख लीजिए कि जब कभी भी देश में समान नागरिक संहिता लागू होने की बात होती है तो हिंदू संगठन और इस्लामिक संगठन एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो ये तो भेदभाव है, इससे देश पिछड़ता है। हिंदू संगठनों का कहना होता है कि नहीं समान नागरिक संहिता लागू हो, और इस्लामिक संगठनों का कहना होता है कि नहीं समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो। जबकि अंबेडकर साहब जो संविधान के निर्माता ही कहिए, संविधान के जनक थे, संविधान के जनक ने कहा कि भाई ये जो हमको धार्मिक छूट मिली है यह समाज में भेदभाव के लिए नहीं। और आज देखिए कि कुछ खास संप्रदाय अपने धार्मिक आचरण के द्वारा समाज में भेदभाव फैलाते हैं। तो अगर देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि इससे नागरिक के बीच एकता बढ़ेगी और देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इसके बाद अगर यह लागू हो जाए तो इसका एक बड़ा लाभ होगा कि राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकेंगे। आज देखिए कि आज जब से यूसीसी की बात हुई है तो कुछ खास राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, तो वास्तव में वो राष्ट्र हित में इसका विरोध नहीं कर रहे। जैसा कि मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है सबका विचार अपना अपना वैरी करता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं वो स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्र हित उनके ध्यान में नहीं है। तो कल को अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा तो ये जो स्वार्थी राजनीतिक दल हैं जो वोट बैंक के लिए राजनीति करते रहते हैं, उनकी राजनीतिक वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। तो इससे देश को लाभ मिलेगा। अब जैसे देखिए कि इससे कुछ समय पहले तक कश्मीर को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा था, अब कोई मुद्दा नहीं बना सकते हैं आप, क्योंकि अब तो कश्मीर की स्थिति बदल गई। हालांकि अभी भी कुछ विपक्षी लोग, विरोधी लोग इसकी ये विरोध करते हैं कि कश्मीर की स्थिति पुरानी होनी चाहिए, लेकिन अब उतनी प्रबलता नहीं है। तो इसी तरह से अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाए तो निश्चित रूप से इससे राष्ट्र को फायदा होगा और राजनीतिक दल वोट की राजनीति नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इससे सबसे ज़्यादा लाभ महिलाओं की स्थिति में सुधार की होगी, क्योंकि ये जो धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून हैं इससे सबसे अधिक पीड़ित महिलाएं ही हैं। और वैश्वीकरण के युग में महिलाओं का विकास अनिवार्य है, और वही राष्ट्र आगे बढ़ा है जिसमें स्त्री और पुरुष समानता के आधार पर आगे बढ़े हैं, कंधा से कंधा मिलाकर विकास की योजनाओं को या राष्ट्र के विकास की नीति को आगे ले गए हैं। आप उदाहरण देख सकते हैं विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में। और आज भी हमारा भारत समान नागरिक संहिता नहीं होने के कारण हमारे भारत की महिलाओं की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। तो अगर समान नागरिक संहिता लागू हो तो निश्चित रूप से महिलाओं को काफ़ी लाभ मिलेगा और महिलाओं की स्थिति में सुधार होगी। महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार मिलेगा और तलाक के पश्चात नियमित रूप से गुजारा भत्ता भी मिलेगा, क्योंकि इस्लाम संप्रदाय में या कुछ खास संप्रदाय में आज भी गुजारा भत्ता देने की प्रॉपर बात नहीं है तलाक के बाद, और पिता की संपत्ति में और पुत्री को अधिकार नहीं है। तो इससे महिलाओं की स्थिति बुरी है, तो महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक और लाभ क्या होगा कि बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि आज भी बहुत सारी महिलाएं हिंदू धर्म में या अन्य धर्म में जिनको गोद लेने का बहुत सारा कानूनी अधिकार नहीं है, वो इससे वंचित रह जाती हैं। तो समान नागरिक संहिता लागू नहीं होने के कारण अगर समाज में सबसे पीड़ित वर्ग कोई है वह महिला ही है,
और अगर समान नागरिक संहिता लागू हो तो सबसे अधिक लाभ महिलाओं को मिलेगा। और जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया है एक आध बिंदु ऑब्जेक्टिव के लिए कि विधि मंत्रालय द्वारा 2016 में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए या उस पर मसौदा तैयार करने के लिए विधि आयोग का गठन किया गया और विधि आयोग ने भी अभी मसौदा को तैयार किया है और इसने भी यूसीसी का समर्थन किया। और आज देखिए कि आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जिनमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, सूडान, इंडोनेशिया, मिस्र आदि सभी यूसीसी लागू हैं और समाज में एकता स्थापित है। और ये विकास की ओर कंधा से कंधा मिलाकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी बढ़ रहे हैं और हमारा देश आज भी पुराने नियम पर चल रहा है और संप्रदायों द्वारा एक दूसरे के बीच वैमनस्यता फैलाई जा रही हो। तो बेहतर होगा कि जितना जल्दी हो समान नागरिक संहिता लागू हो ताकि देश का भला हो। तो चलिए हम लोगों ने आज बहुत ही ज्वलंत मुद्दा पर चर्चा किया। आप मेरा विश्वास है कि आप इस मुद्दा को समझे होंगे। इससे रिलेटेड फिर जब रिपोर्ट आएगी तो फिर वहाँ भी बहुत सारी बातों को मैं बताऊँगा जो रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। हालांकि आपकी नज़र पेपर वगैरह पर हमेशा होनी चाहिए क्योंकि जब रिपोर्ट आएगा तो उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन रिपोर्ट का सवाल तभी समझ सकते हैं जब आप ट्रेडिशनल को समझें। ये हर समय है, एवरग्रीन है। तो विश्वास है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और फिर इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो को लेकर आगे उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।